Very good evening to all the dear listeners, to all the viewers. Guys, आज का ये जो वीडियो है भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो 2021 को 28 दिसंबर 2021 को भारत के राजपत्र में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज एंड डायरेक्ट सेलर्स के लिए और डायरेक्ट सेलिंग के कंज्यूमर्स के लिए, उसका ये दूसरा भाग है। पहले भाग में मैंने 2 रूल्स के ऊपर चर्चा की है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे इस चैनल को विजिट करें IMC गाजीपुर को और वहां से जाके भाग 1 देख लें, ताकि आपको पहला और दूसरा रूल जो भारत सरकार ने दिया है वो क्या कहता है, उसमें क्या किन बातों के ऊपर चर्चा की गई है, इसको आप समझ सकते हैं। आज का ये डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो रूल्स आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इसका ये दूसरा भाग है। मैं दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इसका जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिनमें से आज मैं कुछ बिंदुओं पर, कुछ पॉइंट्स पे मैं आज के इस वीडियो में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात और खुशी की बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर लॉ आ चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए रूल्स आ चुके हैं। गैजेट ऑफ इंडिया में भारत सरकार ने भारत के राजपत्र में 13 रूल्स दे दिया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए और डायरेक्ट सेलर्स के लिए एवं डायरेक्ट सेलर के कंज्यूमर्स के लिए। गाइस, एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी सरकार किसी भी इंडस्ट्री के लिए रूल्स लेकर आती है तो इसका स्पष्ट मतलब ये होता है कि सरकार उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस इंडस्ट्री में अपार संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, ऐसी संभावनाएं जो भारत के लिए, भारत के यूथ के लिए, भारत के लोगों के लिए जो है बेहतर है और जिसमें भारत का भविष्य है, जिसमें भारत का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और भारत के लोगों का विकास संभव हो। तो कोई भी सरकार जो है रूल्स तभी लाती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए जब उस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को असीमित अपार संभावनाएं विकास की दिखती हैं। और रूल्स लाने का मतलब ही होता है कि भारत सरकार उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। तो जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज हैं और ये जो इंडस्ट्री है, इससे संबंधित जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए खुशी की बात है। तो गाइस, ये जो इंडस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आ रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आ रही है। तो गाइस, आइए इस वीडियो में मैं आपसे 13 रूल दिए हैं भारत के राजपत्र में, जिसमें से 2 रूल्स पे ऑलरेडी चर्चा हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं तीसरे रूल्स के ऊपर चर्चा करूंगा और तीसरे रूल्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ABCD ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आज उनमें से कुछ पॉइंट्स की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तीसरा रूल डेफिनेशन का है, यानी परिभाषा का है, यानी डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत जो कुछ चीज़ें आती हैं उसका डेफिनेशन इस रूल में डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, इसमें लिखा है एक्ट मीन्स द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। यानी ये जो एक्ट आया है इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है। उसके बाद B नंबर पॉइंट में कूलिंग ऑफ पीरियड की बात की गई है। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब क्या होता है और भारत सरकार कूलिंग ऑफ पीरियड्स का ये क्यों जिक्र कर रही है। तो गाइज, कूलिंग ऑफ पीरियड मीन्स अ पीरियड ऑफ टाइम गिवन टू a participant to cancel the agreement he has entered into for participating in the direct selling business without resulting any breach of contract or penalty। गाइज, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करना चाहता हूँ
कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब ये होता है कि कोई भी आदमी एज अ डायरेक्ट सेलर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल एज अ डायरेक्ट सेलर किसी भी कंपनी के साथ ज्वाइन करता है, लेकिन अगर उसे ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना है, इस कंपनी से अपना एग्रीमेंट को, अपना समझौता को कैंसिल करना है, तो उस कैंसिल करने की प्रक्रिया में कुछ समय दिया जाएगा जिसको कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाएगा कि आपको आवेदन देना होगा कंपनी में, और उस पर्टिकुलर जो समय है कूलिंग ऑफ पीरियड का, उस समय के अंदर जो है आपकी ये प्रक्रिया कैंसिल करने की एग्रीमेंट को कर दी जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं डायरेक्ट सेलर को कंपनी से किए गए एग्रीमेंट को कैंसिल करने की जो समय अवधि है, उस समय अवधि को कूलिंग ऑफ पीरियड कहा गया है। यानी कि कोई भी डायरेक्ट सेलर अगर किसी भी कंपनी को साइन किया है, अब उसमें से वो नहीं रहना चाहता है, तो कूलिंग ऑफ पीरियड दिया गया है। उस पीरियड के अंदर अपना जो भी कागजी कार्रवाई है कंपनी के साथ, उसे पूरा करके कोई भी डायरेक्ट सेलर जो है उससे बाहर आ सकता है। उसके बाद गाइस थर्ड पॉइंट है जिसको सी नंबर पॉइंट है, इसमें बात की गई है डायरेक्ट सेलर की। यानी डायरेक्ट सेलर किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष विक्रेता, हिंदी में प्रत्यक्ष विक्रेता कहा जाता है। तो इसका लिखा हुआ है, डेफिनेशन में पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इसके ऊपर बात होगी। डायरेक्ट सेलर मीन्स अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी थ्रू अ लीगल इनफोर्सेबल written contract to undertake direct selling business on principal to principal basis। डायरेक्ट सेलर का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के द्वारा अधिकृत किया हुआ कोई भी शख्स जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके उस कंपनी में आता है और उस कंपनी के एक जो है लीगल इन्फॉर्मेशनल रिटन कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप कोड ऑफ एथिक्स बोल सकते हैं, तो उस कोड ऑफ एथिक्स के अंतर्गत कोई भी आदमी किसी कंपनी से ज्वाइन होता है और कंपनी उसे जो है ऑथराइज्ड करती है एक रिटन इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो ऐसा आदमी डायरेक्ट सेलर कहलाएगा। यानी एक बार फिर से समझ लें, डायरेक्ट सेलर मीन्स अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो अपॉइंट किया गया है, यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने जिसे अपॉइंट किया है वो डायरेक्ट सेलर कहलाएगा। लेकिन वो जो अपॉइंटमेंट हुई है उस डायरेक्ट सेलर की, वो एक रूल्स प्रिंसिपल के आधार पे हुई है, और जिसको आम बोलचाल की भाषा में कंपनी का कोड ऑफ एथिक्स भी कह सकते हैं। जैसे आप अगर आईएमसी कंपनी में है तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ कंपनी का सारा कोड ऑफ एथिक्स आता है, जिसमें आप अग्री का बटन दबाते हैं, तो वही एक उसको कहा जा सकता है एक प्रिंसिपल से रिटन कॉन्ट्रैक्ट है। ये सारी चीज़ों को आपको ये चीज़ें हैं। उसके बाद गाइस एक चौथा पॉइंट है, डी नंबर पॉइंट है, जिसे कहा गया है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी मीन्स द प्रिंसिपल एंटिटी विच सेल्स और ऑफर्स to sell goods or services through direct sellers but does not include an entity which is engaged in a pyramid scheme or money circulation scheme। Guys, इस बिंदु में डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी की बात की गई है, यानी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी अर्थात डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो किसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहा जाएगा? उसमें भारत सरकार कह रही है कि ऐसी कंपनी जो which sells or offers to sell good or services through direct seller, ऐसी कंपनी जो डायरेक्ट सेलर के माध्यम से गुड्स और सर्विसेज को प्रदान कर रही है, दे रही है, सेल कर रही है, ऑफर कर रही है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि वो कंपनी किसी भी प्रकार से पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन में इंगेज्ड ना हो। यानी ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो डायरेक्ट सेलर के माध्यम से गुड्स और सर्विसेज को ऑफर कर रही है, परंतु वो पिरामिड स्कीम
और मनी सर्कुलेशन स्कीम में इंगेज नहीं है, अर्थात उसको किसी भी प्रकार से पिरामिड और मनी सर्कुलेशन का उसका काम नहीं चल रहा हो। तो मैंने डायरेक्ट सेलर के बारे में बताया कि ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के द्वारा एक रिटन अग्रीमेंट पे, एक प्रिंसिपल बेसिस पे, सिद्धांतों पे, कोड ऑफ एथिक्स पे कह सकते हैं, जिसका अग्रीमेंट हुआ है और कंपनी ने उसे अथॉराइज्ड किया है, तो वो डायरेक्ट सेलर होता है, जिसे डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एक रिटन जो है प्रिंसिपल के आधार पर उसे अपॉइंट करती है। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मतलब ये होता है ऐसी कंपनी जो गुड्स और सर्विसेज को ऑफर कर रही है डायरेक्ट सेलर के माध्यम से, परंतु वो पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम में इंगेज न हो। और इसमें एक चीज़ हमने और वर्णन किया था कूलिंग ऑफ पीरियड का। ये कूलिंग ऑफ पीरियड एक ऐसा समय अवधि है जिस समय अवधि के दौरान अगर कोई डायरेक्ट सेलर किसी कंपनी के साथ अपना एग्रीमेंट कैंसिल करना चाहता है तो वो इस समय अवधि के दौरान अपना तमाम कागजी कार्रवाई करके कंपनी से अपना कैंसिल कर सकता है एग्रीमेंट को। और इसमें एक पॉइंट हमने और बताया था, एक्ट मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आर्टिकल 35 ऑफ 2019। तो ये 4 बिंदुओं को मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया है। एक अंतिम पॉइंट को और डिस्कस कर देना चाहता हूँ, जिसको F पॉइंट है, जिसमें कहा गया है मनी सर्कुलेशन स्कीम मीन्स द स्कीम डिफाइंड इन क्लॉज C ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द प्राइस चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 आर्टिकल 43 ऑफ 1978। ये जो बैनिंग एक्ट है मनी सर्कुलेशन प्राइस चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 का जो आर्टिकल 43 है, इसमें जो मनी सर्कुलेशन को डिफाइन किया गया है वही यहाँ पे मनी सर्कुलेशन से तात्पर्य लिया गया है। तो अगर इसे डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो आप जाके गूगल कर सकते हैं कि प्राइस चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 और आर्टिकल 43। जब ये सर्च करेंगे तो आपको मनी सर्कुलेशन का कंप्लीट डेफिनेशन वहाँ आ जाएगा। जो वो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन का तात्पर्य यहाँ लिया गया है। तो all my dear friends, all my dear listeners, all my dear viewers and subscribers, to all the person who are listening me, आज की इस वीडियो में मैंने इन 4 बिंदुओं पे चर्चा की है। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में इसके आगे की बिंदुओं पे चर्चा की जाएगी। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अंततः मैं कहना चाहूँगा ये एक उचित समय है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके पधारने का। स्वागत है, वेलकम है। आइए इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर जाइए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।